हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। देखिए, कल के सेशन में कुछ प्रश्न शेष बचे हुए हैं, उनको आज कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। आपको बताना है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? सही जवाब होगा कटौती प्रस्ताव। तो चलिए कुछ प्रस्ताव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निंदा प्रस्ताव क्या है? निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। इसके बाद है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखिए, किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। इसके बाद है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है? देखिए, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होती है: नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य है, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके तहत सरकार के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें 4 जो है मतलब कि दिया गया 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे ए में दिया है नीति निर्मोदन प्रस्ताव। इसका मतलब है कि बजट के मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, तो यह सही सुमेलित है। ठीक है। मितव्ययिता प्रस्ताव, इसका जो मतलब दिया गया है कि बजट के मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, तो यह भी सही सुमेलित है। सांकेतिक प्रस्ताव का मतलब होता है बजट के मांग में से 100 रुपए कम कर दिया जाए, तो यह भी सही सुमेलित है। आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए डी को देखते हैं। डी में दिया गया है लेखानुदान। इसका मतलब दिया गया है बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो डी आपका सही मतलब कि जवाब होगा, यानी यह सही सुमेलित नहीं है। बजट प्रस्तुतिकरण और बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान की मांग की जाती है। और अन्य शब्दों में अगर बात करें तो यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय की आवश्यकता के पूर्ति के लिए एक अग्रिम मांग है। ध्यान रखिएगा। 104 नंबर, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण की संकल्पना भारत की एक देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है। इसमें प्रश्न और पूरक प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता और उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का जो है अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश होता है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है भारत की संसद के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है जैसा स्थगन प्रस्ताव। इसका मतलब क्या है? स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पे जो है चर्चा की जाए। प्रश्नकाल का मतलब क्या है? प्रश्नकाल का मतलब होता है लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की जो पहला बैठक होता है, घंटा मतलब बैठक का पहला घंटा,
वो होता है प्रश्नकाल, और राज्यसभा में बैठक का दूसरा जो घंटा होता है वो होता है राज्यसभा का प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद होता है अनुपूरक प्रश्न। यह क्या है? तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से जो है पूछे जाते हैं, और वे जो होते हैं प्रश्न 3 श्रेणी के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर देखिए सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसी पे आधारित क्वेश्चन है 106। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के विषय में आपको बताना है क्या सही है। इसमें दिया है पहला, उत्तर जो होते हैं मौखिक दिए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके बारे में जस्ट हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है। तो तारांकित प्रश्नों के विषय में जो सही है कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, यह सही नहीं है। और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह भी सही है। तो चौथा गलत हो गया, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। उत्तर पर बहस की जा सकती है, गलत है। और उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट जो है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, कथन ए में कह रहा है कि राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण क्या है? कारण है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, देखिए नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है, और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार जो है इसको गिरने का जो है सरकार को गिरने का खतरा रहता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मत कम पड़ता है तो सरकार गिर भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है। जो न्यू डेटा के अनुसार बात किया जाए तो 30 जो है यहां पे सही जवाब होगा। 30 मामले उठाए जा सकते हैं। वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2005 में नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या जो है प्रतिदिन 15 से बढ़कर 20 कर दिया गया था, परंतु 2015 में इसे और बढ़ाकर 30 कर दिया गया है ताकि अधिक सदस्य जो है अपने मुद्दे उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 110 है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? गिलोटिन का क्या मतलब है? गिलोटिन का मतलब है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है, यानी जब विधेयक लाया जाता है तो इस पे लास्ट में जब चर्चा का समय नहीं बचता है या चर्चा नहीं हो पाता है तो क्या किया जाता है, इस पे मतदान कराकर इसे पास करने की जो है चेष्टा की जाती है। तो इसी को कहते हैं गिलोटिन, यानी बिना चर्चा के जो है मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है। और इसका अर्थ है गिलोटिन का जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा, इसके लिए आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति जो राज्यसभा के हैं और अध्यक्ष जो लोकसभा के होते हैं इनको जो है इनसे जो है इनके द्वारा मत लिया जाना जो होता है, इनका गिलोटिन कहते हैं। इनको इसी का जो गिलोटिन जो अर्थ होता है इसी का सही अर्थ है। और समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेते हैं। तो इसी को गिलोटिन का मतलब कहा जाता है कि कहने का मतलब है कि जो विधेयक है इस पे चर्चा नहीं हो पाता है, यानी समय का अभाव या किसी और के अभाव में, तो इसको जो होता है जल्दबाजी में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया जाता है और इस पे जो है मतदान कर लिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं, बिना चर्चा किए प्रस्तावों को आगे बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें बी ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जो है अनुच्छेद 1 2 3 ध्यान रखिएगा, यानी 123 इसके अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, योजना या नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूटों का जो है सही उत्तर चुने। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए। पहला है संपत्ति का अधिकार अब जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। क्या यह सही है? बताइए। तो जो लोग शुरू से बने हुए हैं उनको यह बात पता होगा, तो आप कमेंट करके हमें बताइए यह सही होगा या मतलब यह सही है या नहीं है। जो संपत्ति का अधिकार है अब मूल अधिकार है या नहीं है। दूसरा है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द मतलब कि जोड़ा गया है। चौथा है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा की व्यवस्था के द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा, इसमें देखिए आपका ए ऑप्शन सही है। पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। कैसे? यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक के भांति रोक सकती है। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और इससे पहले वाले सेशन में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कौन सा संशोधन, डेट याद रखिएगा, और कौन सा संशोधन है इसको भी ध्यान में रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राष्ट्र की एकता के स्थान पर जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। तो क्या क्या शब्द जोड़ा गया? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पे क्या किया गया? प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पे राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में, अगर संसद के जो सदन है राज्यसभा लोकसभा, इनकी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 300 क बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है भारतीय संसद का सचिवालय है। तो बताइए भारतीय संसद का जो सचिवालय है यह सरकार से स्वतंत्र है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से जो है सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। पहला है भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा है न्यायिक समीक्षा से, और सी है इसमें विपक्षी दल के नेता से, और डी है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। देखिए भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण करे तो इस हेतु क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय उसकी जो है न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो अगर अतिक्रमण न करे तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के तहत संसद जो है सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि
संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, उसकी न्यायिक समीक्षा। ध्यान रखिएगा। 115 भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था कब? तो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह 13/5/2002 को मनाया गया था। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना यानी प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को जो है प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से इसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद के द्वारा जो है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। 116 वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था और उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा। तो इसी के साथ यह जो सेशन मतलब कि जो पिछला सेशन था उसमें जो शेष प्रश्न बचे हुए थे समाप्त हो जाते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट में क्या करेंगे, संसदीय समिति को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में संसदीय समिति के साथ। तो देखिए आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।